अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ अतिब्बाए कराम, हकीकत कानून मुफ़रद अज़ा आलमी के ज़ेर एहतमाम हमारी ये क्लास का सिलसिला जारी है, जो कि उस्ताज़ुल मुकर्रम हकीम राना मोहम्मद सरवर साहब के ज़ेर सदारत जो है वो इनकाद पज़ीर होती है आपके मतब पे। उसी ज़िमन में जो हमारी क्लास चलती है उसमें हमारा रिपोर्ट्स को समझने का जो सिलसिला है, उस सिलसिले में हमने पिछले लेक्चर में जो है सीमन एनालिसिस को समझने की कोशिश की। उसमें हमने कुछ टर्म्स जो हैं वो लिखी, कुछ इस्तिलाहात जो अमूमन रिपोर्ट में हमें देखने को मिलती हैं, उन्हें हमने समझने की कोशिश की। दिन में से 4 जो है इस्तिलाहात को हमने समझा और 10 इस्तिलाहात हमने टोटल टर्म्स जो हैं वो लिखी थी कि ये टर्म्स जो हैं ये कौन कौन सी बीमारियों को जो है के इजहार के लिए ये टर्म्स जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अगर मज़ीद उस पिछली जो लेक्चर हो चुका है इसके अलावा जो टर्म्स हैं वो समझनी हो तो उसके लिए हमारा पिछला लेक्चर जो है सीमन एनालिसिस के हवाले से पार्ट 1 जो है वो आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। तो आगे बढ़ते हैं। सीमन एनालिसिस के हवाले से थोड़ा सा जो पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया उसमें से चंद चीज़ें मज़ीद जो आगे हमें समझने में आसानी होगी, उसके चंद पैरामीटर्स जो है वो दोस्तों को याद भी होंगे, तो मैं दोबारा याद दहानी के लिए जो है वो सामने लिख देता हूँ ताकि हमें मज़ीद समझने में आसानी हो कि इन पैरामीटर्स में क्या ख़राबी आई जिसकी वजह से हमने इसे इस बीमारी का जो है वो नाम दिया। उसमें जब हम सीमन एनालिसिस है तो ये सीमन का मुआयना है। उसमें सबसे पहले जो है सीमन की जो काउंट है वो एक नॉर्मल काउंट जो है वो हम देखते हैं कितना था। वो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया 1.5 ml से लेके 3 ml तक जो है वो नॉर्मल काउंट था। दूसरी चीज़ इसमें ये पहला वॉल्यूम था सीमन का, इसकी मकदार जो है वो सीमन की कितनी नॉर्मल होनी चाहिए, वो 1.5 ml से 3 ml तक होती है। दूसरा फिर सीमन में जो है वो स्पर्म्स होते हैं, उसका नॉर्मल काउंट जो है वो हमने देखा कि 30 मिलियन पर ml से लेके वो 150 मिलियन पर ml तक जो है वो नॉर्मल था। फिर एक पैरामीटर हमने उसमें देखा कि इसकी मॉर्फोलॉजी हम कहते हैं शेप को। एक नॉर्मल शेप होती है स्पर्म की, ओवल शेप में, जैसे अंडे का सर अंडा होता है, उस अंडे की तरह का बेज़वी शक्ल का उसका सर होता है और एक लंबी दुम होती है स्पर्म की, ये उसकी शेप नॉर्मल शेप होती है। ये नॉर्मल शेप वाले जो हैं कम से कम 60% से अबव जो है वो नॉर्मल होने चाहिए। इसी तरह फिर एक मोटाइल है कि उसकी हरकत जो है 40% से अबव जो है वो मोटाइल होने चाहिए। 40% से ज़्यादा होंगे मोटाइल तो वो सीमन जो है एक नॉर्मल काउंट, हम उसको कहेंगे कि ये सीमन जो है एक नॉर्मल शख्स की है जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चंद पैरामीटर्स थे जिन्हें आपने जहन में रखना है ताकि आगे हमें मज़ीद जब इनमें अप डाउन आए तो हमें समझने में आसानी हो कि कौन से पैरामीटर्स में कहाँ पे ख़राबी आ रही है और उसे हमने कैसे जो है वो दूर करना है। 60%, ये 60% मॉर्फोलॉजी यानी जो शेप है उनकी वो जो बिल्कुल ठीक हालत में होंगे, जिनके सर दुम पूरा जो स्ट्रक्चर है उसका स्पर्म का वो पूरा ठीक होना चाहिए, वो 60% से ज़्यादा ठीक होंगे तो हम उसे एक नॉर्मल एनालिसिस कहेंगे। इसी सिलसिले में जो हमने पिछले लेक्चर में 4 चीज़ें कवर की थी, 4 टर्म्स, और उसके बाद अब हम 5वीं की तरफ आते हैं जो लास्ट टाइम लिखवाई थी। उसमें 5वीं जो है ओलिगोज़ोस्पर्मिया। ये टर्म उस वक़्त इस्तेमाल की जाती है जब
सीमन में काउंट जो है, जो हमने ये काउंट देखा कि 30 मिलियन से 150 ml तक जो है 150 मिलियन पर ml जो है ये एक नॉर्मल काउंट है। जब ये काउंट जो है अपने इस नॉर्मल लिमिट से कम होगा तो हम उसको कहेंगे ओलिगोज़ोस्पर्मिया। ये काउंट अब कितना कम होगा, इसमें फिर इसमें स्टेजेस आ जाती हैं। जैसे हम नब्ज़ देखते हुए या करूरा देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये अब उस नब्ज़ में मोतदिल है, ये उसमें शिद्दत इख्तियार कर गया है, ये इंतहाई शदीद हो गया है। तो इसी तरह हम इस काउंट के हवाले से भी इस बीमारी में हम देखते हैं कि अगर तो वो मॉडरेट है यानी दरमियानी किस्म की बीमारी है तो हम कह सकते हैं कि वो 25 से 30 मिलियन तक है तो वो दरमियाने लेवल की है। अगर इससे ज़्यादा वो शदीद हो गई है, एक्सट्रीम लेवल पे चली गई है, तो हम कहेंगे कि वो 15 से 20 मिलियन तक आ गई है काउंट जो है। अगर इससे भी ज़्यादा वो शिद्दत इख्तियार कर गई है बीमारी, ठीक है जी, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो गई है, एक्स्ट्रा एक्सट्रीम का लफ्ज़ हम यूज़ कर लेते हैं, उसमें हम कहेंगे कि वो 5 से 10 मिलियन तक जो है पर ml स्पर्म्स जो है वो सीमन में रह गए हैं। तो वो जितनी शिद्दत इख्तियार करती जाएगी बीमारी, उसी तरह उसका काउंट जो है वो कम होता जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद चलते हैं एक और टर्म की तरफ जो कि यूज़ की जाती है, इसे हम 6 नंबर पे डिस्कस कर रहे हैं, वो है एस्थेनोज़ोस्पर्मिया। ये टर्म उस वक़्त बोली जाती है जब मोटेलिटी रेट जो है वो, हमने यहाँ पे एक मोटेलिटी देखी कि उसकी जो हरकत है वो हरकत करने वाले जो हैं वो 40% से अबव होने चाहिए। अब इसमें अगर 40% से कम मोटाइल है, इसकी मोटेलिटी रेट जो है वो अगर 40% से कम है, जो हरकत करने वाले स्पर्म हैं, जो कीड़े हैं, वो अगर 40% से कम है, लोअर देन नॉर्मल है, हम कह सकते हैं एस्थेनोज़ोस्पर्मिया उस वक्त कहेंगे जब उसका मोटेलिटी रेट लेस देन नॉर्मल होगा। ठीक है जी। इसकी हरकत करने वाले जिनमें हरकत है स्पर्म्स में वो 40% से अबव होने चाहिए। अब इसकी एक हरकत जो है एक बिल्कुल स्ट्रेट है और दूसरी इसकी हरकत जो है वो सर्कल की शक्ल में है, एक लार्ज सर्कल में भी ये मूव करते हैं। एक तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, दूसरा एक लार्ज सर्कल बना के घूम के भी आते हैं ओवम के तरफ, बहुत लंबा दायरा खींच के आते हैं वो स्पीड के साथ और उस ओवन के साथ टकराते हैं अंदर दाखिल होने के लिए, अंडे के अंदर दाखिल होने के लिए। ये इसकी दो जो हैं वो मूवमेंट्स हैं जो उसमें हरकत होती है। अगर तो ये इसके अलावा है, एबनॉर्मल है उसकी मूवमेंट, या उसमें बिल्कुल मूवमेंट है ही नहीं, अगर मूवमेंट लेस देन मोटेलिटी रेट अगर लेस देन नॉर्मल है, या दूसरी सूरत है कि अगर उसमें नो मोटेलिटी है, उसमें बिल्कुल हरकत, स्पर्म है लेकिन उनमें हरकत बिल्कुल नहीं है, तो फिर भी हम यही टर्म यूज़ करेंगे एस्थेनोज़ोस्पर्मिया। जब रिपोर्ट में एस्थेनोज़ोस्पर्मिया पैथोलॉजिस्ट लिख के भेजे हमारे पास रिपोर्ट में, तो हमें ये समझना चाहिए कि उसकी जो स्पर्म्स की जो हरकत है वो या तो एबनॉर्मल है, उनका डायरेक्शन जो है वो ठीक नहीं है, मतलब आपस में ही वो टकरा रहे हैं, ठीक है, या अंडा कहीं और है और उनका रुख किसी और तरफ है, या उनमें बिल्कुल हरकत है ही नहीं। तो दोनों सूरतों में, ये दो सूरतें हो सकती हैं कि एक तो उसमें मोटेलिटी जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नहीं है, और दूसरा ये कि उसमें मोटेलिटी बिल्कुल है ही नहीं सिरे से। दोनों कंडीशंस में हम एस्थेनोज़ोस्पर्मिया ही समझेंगे।
जब ये पैरामीटर्स चारों जो हैं वो हमारे सामने होंगे, ये 4 पैरामीटर्स जो हैं ये बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए। जब हम इन्हें जहन में रखेंगे तो हमें ये रिपोर्ट जो है पढ़ने में बहुत आसानी होगी। हम अगले लेक्चर जो है वो इस रिपोर्ट को, सीमन एनालिसिस को पढ़ते कैसे हैं, वो उसके तमाम पैरामीटर्स को कैसे पढ़ते हैं, वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम डिटेल के साथ इसको डिस्कस करेंगे। पहले हम ये टर्म्स जो हैं वो कवर कर लें कि उसमें क्या क्या बीमारियां पाई जाती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है अगला लेक्चर हम इसी पे रखेंगे कि उस पूरी जो सीमन एनालिसिस हमारे सामने पेशेंट लेके आता है रिपोर्ट, तो उस रिपोर्ट में क्या क्या होता है और उसे हमने कैसे पढ़ना है। ठीक है, अभी हम उसमें क्या क्या हो सकता है ये पढ़ लें ताकि हमारे लिए हमें आसानी हो उस रिपोर्ट को जो है पढ़ने में। नेक्स्ट जो है 7वें नंबर पे हमने जो टर्म यूज़ की थी, जो लास्ट टाइम लिखी थी, वो है ट्रेटेजोस्पर्मिया। ये दोस्त नोट कर लें। इसमें हमने एक मॉर्फोलॉजी लफ्ज़ पढ़ा कि उसकी जो शेप है, जो शक्ल है, उस कीड़े की, स्पर्म की जो शक्ल है वो 60% जो है वो ठीक होने चाहिए। शक्ल से मुराद ये है कि उसका एक सर होता है बैजवी अंडे की तरह का, ये उसका एक सर होता है जिसे हम हेड कहेंगे, और एक लंबी दुम होती है जिसे हम टेल कहते हैं। ये उसकी एक नॉर्मल शेप है। इस तरह के नॉर्मल शेप वाले जो हैं वो 60% से अगर ज़्यादा होंगे तो फिर हम कह सकते हैं कि ये एक नॉर्मल सीमन रिपोर्ट है। अगर ये शेप जो है, मॉर्फोलॉजी जो है, इसकी 60% से कम है, उसकी शेप जो है वो ठीक नहीं है, तो फिर ये अब नॉर्मल शेप वाले जो हैं अगर ज़्यादा हैं तो फिर भी ये हम इसे एक एबनॉर्मल रिपोर्ट तस्वर करेंगे। यहाँ हम कहते हैं जी कि एबनॉर्मल शेप जो है, जो उसकी शेप है उसकी परसेंटेज जो है वो लेस देन नॉर्मल होगी। शेप एबनॉर्मल हो, शेप एबनॉर्मल में क्या हो सकता है कि उसकी टेल्स जो हैं वो 2 हो सकती हैं, ये भी होता है। उसका सर जो है वो बिल्कुल जो है ओवल शेप में ना हो, वो बिल्कुल राउंड हो जाए, उसमें किसी भी बीमारी की वजह से उसकी टेल जो है वो बहुत छोटी हो, तो इसकी वजह से भी वो मूवमेंट फिर नहीं कर। ये एबनॉर्मल शेप्स हैं जो मुख्तलिफ उसमें हमें देखने को मिलती हैं एक नॉर्मल स्पर्म में। और जब ये शेप जो है वो एबनॉर्मल होगी और इनकी तादाद अगर 60% से कम है, लेस देन 60% है, वो 40 है, 30 है, 20 है, वो जितनी ज़्यादा कम होंगे नॉर्मल, उतने ही रिपोर्ट को हम ख़राब रिपोर्ट जो है वो तस्वर करेंगे। इसके बाद नंबर 8 पे हमने टर्म लिखी थी लास्ट टाइम, ओलिगो एस्थीनोजो ट्रेटेजोस्पर्मिया। अब पिछली जो 4-5 हमने टर्म्स जो ली हैं उसी में से ये सारे लफ्ज़ जो हैं वो निकाले गए हैं। ओलिगोस्पर्मिया भी हम पढ़ चुके हैं, एस्थीनोजोस्पर्मिया भी पढ़ चुके हैं, ट्रेटेजोस्पर्मिया भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ये तीनों बीमारियां इसमें पाई जा रही हैं। यहाँ हम कहेंगे कि इसका वॉल्यूम जो है वो भी सिंपली हम लिखते हैं कि जिसमें ये वो टर्म है, जब ये लिखी हुई टर्म आए तो हम समझेंगे कि सीमन में पाए जाने वाले तमाम जो पैरामीटर्स हैं वो सारे ही एबनॉर्मल हैं। मतलब उसकी जो क्वांटिटी है, जो वॉल्यूम है, वो भी कम है, जो उसमें काउंट है वो भी कम है, जो उसकी शक्ल है, शेप है, जिसे हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं, वो भी एबनॉर्मल है। और जो मोटिलिटी है, जो उसकी हरकत करने वाले उसमें से हैं,
जो मोटाइल हैं वो भी कम है। जब सारे पैरामीटर्स ही डिस्टर्ब होंगे तो फिर हम उसे कहेंगे ओलिगो एस्थेनोजो और टेरेटाइजोस्पर्मिया। जब ये टर्म हमारे सामने आएगी तो हमें ये समझना है कि अब इसके सीमन में, इसकी मनी के अंदर मौजूद तमाम पैरामीटर्स में ही ख़राबी पाई जा रही है। फिर हमें उस तमाम चीज़ों का मद्देनज़र रखते हुए उसका इलाज मुआवजा करना है। इसके बाद 9वें नंबर पे हमने लिखा टर्म जो है वो डिस्कस की थी, वो है नेक्रोजोस्पर्मिया। नेक्रोजोस्पर्मिया हम जब हमारे पास टर्म आएगी तो हम ये कहेंगे कि ये नेक्रोजोस्पर्मिया जो है टर्म जो है इस वक्त यूज़ की जाती है जब सीमन में कोई स्पर्म, जिंदा स्पर्म मौजूद ना हो। नो अलाइव स्पर्म। इसमें मौजूद होंगे, ठीक है, जैसे हमने एजोस्पर्मिया में पढ़ा कि वहाँ पे तो स्पर्म होता ही नहीं है। इसी तरह नेक्रोजोस्पर्मिया में स्पर्म होंगे लेकिन सारे के सारे डेड होंगे, और ये कुदरती तौर पे डेड ही होते हैं। मतलब जैसे एक पैदाइश के टाइम बच्चा पैदा ही मुर्दा होता है, उसी तरह ये मुर्दा होते हैं। उसमें बीमारियां जो हैं वो पीछे हम पढ़ चुके हैं बहुत सारी। उसके फैक्टर्स हमने फिर देखने हैं कि वो पस की वजह से हैं या कोई उसको डैमेज हुआ है, कोई एक्सीडेंटल केस है, या वहाँ पे जो है कोई और इस तरह के इन्फेक्शंस हैं जिसकी वजह से वो डेड हो रहे हैं। वो हमने फिर आगे उसको रूल आउट करना है। लेकिन इस स्टेज पे हम देखते हैं कि उसमें कोई एक भी ज़िंदा स्पर्म नहीं होता। जितने भी होते हैं, चाहे वो कई मिलियंस में हो, 30 मिलियन हो, 40 मिलियन हो, 60 मिलियन हो, वो जितने भी होंगे लेकिन सारे डेड होंगे, कोई एक भी अलाइव नहीं होगा। ठीक है जी, इसमें नो अलाइव स्पर्म होगा नेक्रोजोस्पर्मिया में। लास्ट पे हमने 10वीं टर्म जो लिखी लास्ट टाइम, ल्यूकोसाइटोस्पर्मिया। ल्यूकोसाइट्स हम ब्लड सीपी में भी पढ़ चुके हैं, जिसे हम वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं। इसमें WBCs जब इसमें पाए जाएंगे, ल्यूकोसाइट्स पाए जाएंगे सीमन के अंदर, तो उसे हम कहेंगे कि ये ल्यूकोसाइटोस्पर्मिया है। सिंपली हम कहेंगे कि उसमें पस सेल्स ज़्यादा हैं। जैसे वो हाई पावर फील्ड में नॉर्मली जो है 1 से 2 HPF होते हैं। ये HPF आगे लिखा होता है, इसका मतलब होता है हाई पावर फील्ड। हाई पावर फील्ड से मुराद ये है कि जब वो उसमें देखते हैं माइक्रोस्कोप में, तो उसकी वो फील्ड जो उन्हें सेट करनी पड़ती है वो हाई पावर फील्ड में देखें तो तब नज़र आते हैं। ये उस हवाले से है। नॉर्मली हम देखते हैं कि वो 1 से 2 हैं। जब ये ज़्यादा हो जाए, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा, तो हम उस कंडीशन को हम ल्यूकोसाइटोस्पर्मिया कहते हैं। ये हमने चंद टर्म्स जो हैं वो डिस्कस की सीमन एनालिसिस में, जो हमें देखने को मिलती हैं सीमन के मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स के हवाले से। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे सीमन एनालिसिस को डिटेल से जो है वो डिस्कस करने की, कि जो सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट आती है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और उन्हें हमने कैसे, उस रिपोर्ट को फिर कैसे पढ़ना है। इंशाल्लाह तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।